जिसमें मादा के लक्षण आ जाते हैं, इस रोग को गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। ऐसा पुरुष जो होता है इसको गायनेकोमेस्टिज्म कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं पोखरराम बावणिया पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम इस पाठ का जो अंतिम बिंदु है उसके बारे में बात करेंगे। जो पाठ हमारा चल रहा है वंशागति विविधता के सिद्धांत, कक्षा 12 जीव विज्ञान, अंतिम वीडियो जिसमें गुणसूत्रीय जो विकार है, क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, जो गुणसूत्रीय विकार है, हम आनुवंशिक रोगों के बारे में बात कर रहे थे। आनुवंशिक रोग दो प्रकार के थे। दो प्रकार कौन से? एक हमने बात की मेंडेलियन विकार, दूसरे थे गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और जो हमने मेंडेलियन विकार पढ़ लिए उसमें हमने 5 इंपोर्टेंट रोगों के बारे में बात की है। कौन कौन से रोग पढ़े हमने? उसमें हीमोफीलिया पढ़ा, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनूरिया, वर्णांधता जैसे हमने है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग उसमें पढ़ लिए। अब जो गुणसूत्रीय विकार है इसमें क्या होगा? तो देखिए, जो गुणसूत्रीय विकार है इसका अब नाम से स्पष्ट है, गुणसूत्रों के अंदर विकार होगा। अब गुणसूत्रों में विकार कैसे हो सकता है? गुणसूत्रों के अंदर विकार कैसे हो सकता है? जैसे मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र है इनकी संख्या 46 होती है। सभी जीवों की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या तो फिक्स होती है। मनुष्य की बात करते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। द्विगुणित संख्या 2n बराबर 46 संख्या इसकी ये होती है। सभी कोशिकाओं में यही रहती है, नई संतान के अंदर भी यही होती है। तो जो गुणसूत्र है 46, अब यदि विकार की बात करते हैं तो इस कंडीशन में गुणसूत्रों की संख्या कम ज्यादा हो जाए, गुणसूत्रों की संख्या कम ज्यादा हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। गुणसूत्रों की संख्या 46 होनी चाहिए सामान्य रूप से, प्राकृतिक रूप से, लेकिन एक ऐसा विकार, एक ऐसा रोग जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कम या ज्यादा हो जाए तो इसे गुणसूत्रीय विकार कहा जाएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहा जाएगा। अब ये जो गुणसूत्रीय विकार है दो प्रकार का हो सकता है। दो प्रकार का कैसे होगा? एक है सुगुणिता, दूसरा है असुगुणिता। सुगुणिता का मतलब है कि जैसे गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 46 है, लेकिन इसमें गुणसूत्रों का जो पूरा सेट है, गुणसूत्रों का जो पूरा समुच्चय है वो बढ़ जाए। जैसे गुणसूत्र 46 होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या 2n की जगह 4n हो गई, मतलब 92 हो गई, तो गुणिता बढ़ गई। द्विगुणित की जगह 4n या 4 गुणित हो जाए तो इसको हम कहेंगे सुगुणिता। गुणसूत्रों का सेट या समुच्चय ही बढ़ जाता है। अब इसमें जिस तरह सेट बढ़ेगा तो 2n, 3n, 4n, 5n, 6n कुछ भी हो सकता है। ऐसी यदि कंडीशन हो तो इसको हम क्या कहेंगे? सुगुणिता। अब सामान्यतः ऐसा कब होगा? नॉर्मल प्रक्रिया में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसी कंडीशन कब उत्पन्न होती है? जब कोशिका विभाजन का काम होता है, जब कोशिका में विभाजन होता है और कोशिका विभाजन के द्वारा सबसे पहले केंद्रक विभाजन हो गया। केंद्रक विभाजन तो हो गया, लेकिन उसके बाद अगले स्टेप में कोशिका द्रव्य का विभाजन होना होता है, लेकिन वो नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में यह स्थिति उत्पन्न होती है। यह का मतलब है सुगुणिता होती है। और इस तरह से कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होने से गुणसूत्रों का जो समुच्चय है वो डबल हो जाता है। 2n से कोशिका कैसी हो जाएगी? 4n हो जाएगी। इसको बहुगुणिता भी कहा जाता है। सामान्यतः बहुगुणिता पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में कम पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। और बहुगुणिता का पादपों के अंदर इसका उपयोग होता है और पादपों में इसको है वो बहुगुणिता को प्रेरित करवाया जाता है। एक कॉल्चिसिन करके रसायन है, उस रसायन के द्वारा बहुगुणिता को पादपों में प्रेरित करवाया जाता है। नेक्स्ट जो असुगुणिता है, इसमें क्या होगा? तो इसमें 46 गुणसूत्र है, गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पे 47 होता है या 46 के स्थान पे 45 होता है। मतलब
एक आध गुणसूत्र या तो कम हो जाए या गुणसूत्र ज्यादा हो जाए तो इसको असुगुणिता कहा जाता है। जैसे 47 हो गए, 48 हो गए, 45 हो गए। कहने का मतलब एक दो गुणसूत्र यदि कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो इसको असुगुणिता कहा जाएगा। अब देखिए यदि एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, एक गुणसूत्र अधिक होगा मतलब गुणसूत्र कितने हो गए 46 के स्थान पर 47, तो इसको हम कहेंगे एकाधिक सूत्रता। क्या कहेंगे? एकाधिक सूत्रता। और यदि एक गुणसूत्र कम हो जाए तो गुणसूत्र कितने हो जाएंगे 45। यदि एक गुणसूत्र कम हो जाए तो इसको एक न्यून सूत्रता कहा जाता है। अब यहां पर जो असुगुणिता है, असुगुणिता के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कम ज्यादा होती है। तो ये जो संख्या कम ज्यादा हो रही है ये गुणसूत्र कौन से है या कौन से गुणसूत्र के अंदर यह संख्या कम या ज्यादा हो रही है? अलिंग गुणसूत्र के अंदर है या लिंग गुणसूत्र के अंदर है? इस आधार पर यह जो असुगुणिता है दो प्रकार की होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो गुणसूत्रीय विकार है वो दो प्रकार के होते हैं, अलिंगी गुणसूत्रीय विकार और लिंगी गुणसूत्रीय विकार। समझ में आ रहा है? मतलब अलिंग गुणसूत्र की संख्या कम ज्यादा हो रही है तो उसको अलिंग गुणसूत्रीय विकार कहेंगे, और यदि लिंग गुणसूत्र की संख्या कम ज्यादा हो रही है तो इसको लिंग गुणसूत्रीय विकार कहा जाएगा। गुणसूत्रीय विकार दो प्रकार के हो गए, अलिंग गुणसूत्रीय विकार और लिंग गुणसूत्रीय विकार। अब नाम से स्पष्ट है कि गुणसूत्रों की संख्या कम ज्यादा होती है, तो कौन से गुणसूत्रों की संख्या कम या ज्यादा हो रही है? यदि अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कम या ज्यादा हो रही है या उनकी संख्या में परिवर्तन आ रहा है तो उसको हम कहेंगे अलिंग गुणसूत्रीय विकार, और यदि लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ रहा है तो उसको हम कहेंगे लिंग गुणसूत्रीय विकार। अब इसके उदाहरण, जो अलिंग गुणसूत्रीय विकार है इसका उदाहरण है डाउन सिंड्रोम। उदाहरण याद रखना, डाउन सिंड्रोम इसका उदाहरण है अलिंग गुणसूत्रीय विकार का, और टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये उदाहरण किसके हैं? ये है लिंग गुणसूत्रीय विकार। इसमें ये जो दो रोग है, दो विकार है, इसमें परिवर्तन किसमें आएगा? लिंग गुणसूत्र के अंदर आएगा। इसमें परिवर्तन किसमें आएगा? अलिंग गुणसूत्र के अंदर आता है। अब इन तीनों रोगों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम जो रोग है, यह डाउन सिंड्रोम रोग अलिंग गुणसूत्र से संबंधित है, या जो अलिंग गुणसूत्र है उसकी संख्या में परिवर्तन से संबंधित है। और इसमें जो अलिंग गुणसूत्र है वो कौन सा? 21वें नंबर का जो गुणसूत्र है, 21वां जो जोड़ा है उसमें जो दो गुणसूत्र होते हैं, 21वें जोड़े के जो दो गुणसूत्र है उसकी होती है ट्राइसोमी, जिससे जो 21वां गुणसूत्र होता है वो दो की जगह 3 होते हैं, इसको ट्राइसोमी कहा जाता है। इस रोग की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे लैंगडम डाउन, वैज्ञानिक का नाम था लैंगडम डाउन। इन्होंने खोज की थी 1866 के अंदर। अब इस तरह से एक गुणसूत्र अधिक होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 2n+1। तो 2n बराबर तो होते हैं 46, एक जोड़ेंगे तो गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। अब यदि नर है तो 45 + xy, मादा है तो 45 + xx। तो इस तरह से इस रोग के अंदर एक गुणसूत्र की अधिकता होती है, इसलिए इसको एकाधिक सूत्रता कहा जाता है। यदि एग्जाम में सवाल आ जाए इस रोग का कारण, तो यदि ऑब्जेक्टिव टाइप का हो तो आपको लिखना है एकाधिक सूत्रता, एक गुणसूत्र अधिक होता है। गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? तो 47 हो जाते हैं। अब कौन सा गुणसूत्र बढ़ेगा? x गुणसूत्र बढ़ेगा, जो कि अलिंग गुणसूत्र होगा। अब इस तरह से इस रोग को मंगोलिज्म भी कहा जाता है, इस रोग को मंगोलता भी कहा जाता है, इस रोग को मंगोलियन जड़ता भी कहा जाता है, इसको पागलपन का रोग भी कहते हैं। यदि इस रोग के लक्षणों की बात करें तो इस रोग के अंदर जो व्यक्ति होता है उसका सिर बड़ा होता है, सिर है वो गोलाकार होता है, आदमी बोने रह जाते हैं, बोने कद के होते हैं, इनका जो मुंह है वो आंशिक रूप से खुला हुआ रहता है, जीभ जो है उसमें खांच पाई जाती है, हथेली बड़ी होती है और पान कीज की तरह वो दिखाई देती है। इसके अलावा ऐसे जो रोगी होते हैं इनका मानसिक विकास नहीं होता, शारीरिक और मानसिक विकास इनका नहीं होता है, इसलिए इसको पागलपन का रोग भी कहा जाता है।
मंगोलियन जनता भी कहा जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से डाउन सिंड्रोम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज है, इंपॉर्टेंट विकार है। क्यों? क्योंकि 21वें गुणसूत्र की क्या होती है? ट्राइसोमी होती है। दूसरा, जो अलिंग गुणसूत्री विकार है उसमें हमारे सिलेबस के अंदर यह एक रोग ही दे रखा है। आगे अभी हम लिंग गुणसूत्री विकार के बारे में बात करेंगे तो उसमें दो रोग दे रखे हैं, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन से संबंधित दो रोग हैं, एक टर्नर सिंड्रोम है, दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। देखो ये दोनों जो रोग है ये मादा के अंदर है और ये नर के अंदर है। तो देखिए जो टर्नर सिंड्रोम है, हालांकि जो दोनों रोग है इनके अंदर जो परिवर्तन है वो एक्स गुणसूत्र के अंदर आता है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, इसमें एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। इसमें एक न्यूनता होती है और उसमें एकाधिक सूत्रता होती है। एक न्यून सूत्रता या इसको कहेंगे एकाधिक सूत्रता, उसमें एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, इसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 45। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 47। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें एक एक्स लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है। जब कमी होगी तो उसको 2n-1 लिख सकते हैं और गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाएगी और इसका पैटर्न हम लिखेंगे x0। x0 हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि मादा के अंदर दोनों x होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्स लिंग गुणसूत्र नहीं है। अब एक एक्स लिंग गुणसूत्र नहीं है, लिंग गुणसूत्र नहीं है, इसलिए इनमें क्या होगा? इसलिए ऐसी मादा है वो मादा पूरी तरह से विकसित मादा नहीं होती है, मतलब उस मादा का लैंगिक रूप से पूरा विकास नहीं होता है, वह मादा लैंगिक रूप से अपूर्ण होती है। तो देखिए मादा अपूर्ण होगी, अब अपूर्ण होगी तो वह बांझ होगी। उस मादा के अंदर जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उनका विकास नहीं होगा। द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब है जो आवाज पतली होना है, उसमें मासिक धर्म का आना है, गर्भाशय का विकास है, अंडाशय का विकास है, अंडाणुओं का निर्माण है, मतलब जन्म से संबंधित जो भी कार्य है वो उसमें प्रभावित होगा, वो उसमें नहीं होगा, इसलिए यह बांझ होती है। गर्भाशय, अंडाशय ये अविकसित हो जाते हैं, अविकसित रह जाते हैं, तो इनमें अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यह मादा जनन करने में सक्षम नहीं है, इसलिए इसको बांझ या स्टेराइल कहा जाता है। और मासिक धर्म है वो अनियमित हो जाता है। मासिक धर्म अनियमित होने से भी वह मादा संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। नेक्स्ट, इसका मतलब ये रोग है वो किसमें पाया जाता है? मादा के अंदर पाया जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें एक एक्स लिंग गुणसूत्र की अधिकता होगी, इसलिए इसको एकाधिक सूत्रता कहा जाता है। और लिखने में हम इसको 2n+1 लिख सकते हैं। गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 47। या हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो एक एक्स लिंग गुणसूत्र है वो अधिक हो जाता है। दो तो पहले से होते हैं, तो एक्स गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं, इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं एक्स लिंग गुणसूत्र की क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है। जिस तरह से डाउन सिंड्रोम में हमने बात की थी 21वें अलिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है, उसी तरह से इसमें क्या होगा? जो एक्स लिंग गुणसूत्र है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। अब जब इस तरह से होगा तो ये पुरुष है, पुरुषों के अंदर एक एक्स लिंग गुणसूत्र बढ़ गया। एक्स लिंग गुणसूत्र तो मादा से रिलेटेड है, मादा का सूचक है। अब इसमें एक्स लिंग गुणसूत्र बढ़ गया, इसका मतलब क्या होगा कि पुरुषों के अंदर महिलाओं के लक्षण आ जाएंगे, पुरुषों के अंदर मादा के लक्षण आ जाते हैं। अब पुरुष में यदि मादा के लक्षण आए या फिर मादा में पुरुष के लक्षण आए तो वो अपूर्ण होते हैं, परिपक्व नहीं होते। यदि पुरुष में मादा के लक्षण आ गए तो पुरुष जनन नहीं कर सकता, मादा में पुरुष के लक्षण आ गए तो मादा जनन नहीं कर सकती। दोनों कंडीशन के अंदर मादा और नर है वो बांझ होते हैं, स्टेराइल होते हैं। तो देखिए पुरुषों में मादा के लक्षणों का विकास हो जाता है। अब पुरुष है पुरुष लेकिन लक्षण उसमें मादा के है। जैसे मान लो कई बार आप देखते हैं आदमी होते हैं वो भी ऐसे
लड़कियों की तरफ बोलते हैं, उनकी जो आवाज है वो लड़कियों की तरफ पतली हो जाती है। इसका मतलब उस आदमी के अंदर, उस लड़के के अंदर किसके लक्षण प्रकट हो रहे हैं? लड़की के या मादा के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। कई बार आप देखा होगा, जैसे मान लो कोई मादा है, उनमें यहाँ 1-2 बाल आ जाते हैं, मतलब दाढ़ी मूछ आ जाते हैं, देखते हम। इसका मतलब क्या होगा कि उस मादा के अंदर पुरुष के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि नर है, लेकिन नर की जो स्तन ग्रंथियां हैं वो विकसित हो जाती है मादा की तरह, हालांकि पूर्ण विकसित नहीं होती, लेकिन जो होती है उसमें थोड़ा विकास हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पुरुषों के अंदर मादा के लक्षण आ जाते हैं। अब पुरुषों के अंदर मादा के लक्षण आएंगे तो वह पुरुष भी क्या होगा? बांझ होगा। अब इस तरह से उस पुरुष के अंदर स्तनों का विकास हो जाएगा, शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, अब वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, उसमें मादा के लक्षण है वो आ जाते हैं। एक ऐसा पुरुष जिसमें मादा के लक्षण आ जाते हैं, इस रोग को गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। ऐसा पुरुष जो होता है इसको गायनेकोमेस्टिज्म कहा जाता है। तो जो गायनिक होता है, गायनिक शब्द है वो मादा से रिलेटेड है, तो गायनेकोमेस्टिया को कहा जाता है पुरुषों में मादा के लक्षणों का आ जाना। तो इस तरह से ये जो टर्नर सिंड्रोम है और ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसी के साथ हमारा ये जो अध्याय 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत, यह जो चैप्टर ये समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, ताकि मैं उसका भी निस्तारण कर सकूं। इसके बाद में जो अभ्यास प्रश्न किताब के अंदर दे रखे हैं, आप इसको अच्छे से करने का प्रयास करना। कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हैं। तो इस तरह से यह हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन था। इंपॉर्टेंट लेसन होने के कारण इस चैप्टर के अंदर हमें टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन हमने बिल्कुल स्ट्रिक्टली और डीपली इस पाठ को पढ़ने का प्रयास किया, क्योंकि यह पाठ थ्योरी के साथ साथ ऐसे समझने वाली भी चीजें थी। इसमें कई जो समझने वाली चीजें थी, मैंने आपको मेरे हिसाब से 100% देने का प्रयास किया। अब आपने कितना गेन किया है, कितना ग्रहण किया है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने आपको शुरुआती स्टेज में कहा था कि जब भी आप यह वीडियो देखने बैठते हैं उस समय अपने पास पेन, कॉपी, डायरी अपने पास रखें, इसको नोट करते रहें, क्योंकि पूरा का पूरा जो पाठ है मैंने नोट्स के रूप में आपको समझाया है। यदि आपने ये सब चीजें साथ के साथ नोट की है तो आपका इस पाठ के है वो अच्छे से नोट्स तैयार हो गए होंगे, और आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ये अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छे से आपके ये नोट्स काम में आने वाले हैं। क्योंकि बोर्ड का जो पैटर्न लास्ट ईयर चेंज हुआ था उसमें छोटे बड़े सवाल आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, रिक्त स्थान वाले आएंगे, छोटे प्रश्न आएंगे, तो छोटे छोटे प्रश्न इसमें से बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और यदि बड़ा भी कोई प्रश्न बनता है तो उसको तो हमने इसमें कर ही लिया। अब जैसे मान लो ये और ये, मतलब टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इनमें यदि अंतर पूछा जाए तो ये बीच में मैंने लाइन भी इसलिए कर रखी है कि आप इन दोनों के बीच में अंतर कर सकते हो। एक आदि सूत्रता है, एक न्यून सूत्रता है। गुणसूत्र 45 रह जाते हैं, गुणसूत्र 47 रह जाते हैं। तो इस तरह से मैंने मेरा पूरा प्रयास किया, और आशा नहीं बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि आपने भी इसको गंभीरता से पढ़ा होगा, सुना होगा और समझा होगा। तो ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए अभी जो ट्रांसफर वाला जो दौर चला था, इस ट्रांसफर वाले दौर के अंदर कई ऐसी स्कूल हैं, अपने आसपास की कई स्कूल हैं जहां पर जैसे बायो लेक्चर की पोस्ट खाली हो चुकी है। अब जहां पर बायो लेक्चर की पोस्ट खाली है वहां बच्चे स्व अध्ययन करते हैं। जब बच्चे स्व अध्ययन करते हैं उनके बच्चे, उन बच्चों के लिए ये जो मैटर है, ये जो वीडियो है, ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसलिए आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट प्रदान करें, ताकि हम जो वीडियो अभी बना रहे हैं, जो प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको और अच्छी क्वालिटी के साथ में बनाकर प्रस्तुत कर सकें। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।